हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूप क्लासरूम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूपीएसआई 2025 के लिए हम ये जो क्लास चल रही है वो आपकी PYQ बेस्ड है, मतलब कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये जो है वो पॉलिटी की क्लास है जिसमें कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान। इसकी जो पहली क्लास हो चुकी है जिसमें कि हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और ये जो है ये क्लास सेकंड है। ठीक है, तो पहली क्लास आप चैनल पर विजिट करके वहां पर आपको वो पहली क्लास मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूपीएसआई का जो एग्जाम 2017 में हुआ था उस साल ये आया हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 को। तो इसका यहाँ पे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। हमने ये पिछली वाली क्लास में भी डिस्कस किया था कि 1909 को हम क्या कहते थे। भारतीय कौंसिल अधिनियम जो 1909 था उसको एक अदर नाम भी था, वो क्या था, मॉडले मिंटो रिफॉर्म, है ना। और 1919 को क्या कहते थे हम, तो इसको हम कहते थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। चेम्सफोर्ड कौन था, तो गवर्नर जनरल था, और मॉन्टेग्यू कौन था, तो वो आपका सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ना, सचिव था। क्लियर है। अच्छा, इसका जो सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम कुछ 1919 के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स थे उस टाइम पे। देखिए, पहला तो जो मैंने आपको बताया था कि डायरकी इंट्रोड्यूस्ड होता है। डायरकी कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोविंसेस पे इंट्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, प्रोविंसेस पे इंट्रोड्यूस होता है। डायरकी मतलब कि द्वैध शासन, द्वैध शासन। क्लियर। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरल द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक जो शासन था वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो आपका सेंटर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर है। अच्छा, यही वाला जो एक्ट है जो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा है क्या, प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव इसी वाले एक्ट के तहत हमें सबसे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या और इंट्रोड्यूस होता है, तो जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग का गठन, आयोग का गठन वो इसी के तहत सबसे पहली बार होता है, मतलब कि पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो गठन होता है वो इसी तरह से होता है। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था, जो पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन। अच्छा, अगर पूछे कि सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट हमें किस एक्ट में देखने के लिए मिलता है, तो वो 1909 जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स था उस समय देखने के लिए मिलता है। और किसके लिए किया गया था, तो वो मुस्लिमों के लिए किया गया था। ठीक है, मुस्लिम के लिए किया गया था। लेकिन अभी क्या है कि जो इस एक्ट में है 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में है, उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ा दिया गया था, किसके किसके लिए, तो जो सिख थे उनके लिए बढ़ाया गया था। उसके बाद जो इंडियन क्रिश्चियन थे, भारतीय क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियंस, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था। उसके बाद यूरोपियंस जो थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था। उसके बाद जो एंग्लो इंडियन थे उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट हम इस एक्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान दें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है।
दूसरा देखिए, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों, केवल ए, केवल बी, या फिर ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हम करेक्ट कह देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट ये आपका गलत हो जाएगा, इसका एकमात्र यही कार्य नहीं है। और यहाँ पे ये है कि इसका आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन के तहत 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया था। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसका मुख्य कार्य इसका जो मुख्य कार्य था संविधान का मसौदा तैयार करना था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि संविधान सभा का एकमात्र कार्य, जो कि ये गलत हो जाएगा, सिर्फ इसका एकमात्र कार्य नहीं है, हाँ इसका मुख्य कार्य जरूर था, किंतु इसके अतिरिक्त इसने कुछ अन्य कार्य भी किए, जैसे कि अधिनियमित कानून को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। फिर मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दे दी गई थी। इसके द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी एवं संविधान सभा भंग कर दी गई थी। ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसमें एक और चीज बताइए कि 24 जनवरी 1950 को और क्या क्या हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल एंथम है ना, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग ये अडॉप्ट किया गया था किस दिन, ये आपका 24 जनवरी 1950 में ही, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी। देखिए सिंपल सा इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कुल संख्या क्या थी। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन देख लीजिए 296, 389, 375 या फिर 292। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए 2017 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 389 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 389। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दो तरह की, जैसे कि 286 और यहाँ पे आपका बटा हुआ था 93 में। ठीक है, ये जो 93 जो सीट्स थे वो किसके लिए थे, तो वो आपका जो प्रिंसली स्टेट देसी रियासत, ठीक है, देसी रियासत के जो सदस्य थे उनके लिए था। और ये वाला जो था आपके प्रोविंसेस के जो ब्रिटिशर्स के लिए, उनके लिए ये सीट्स थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी वो आपका करेक्ट हो जाएगा 389। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने हैं। तो ये कौन था, अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर, फिर आता है फिर कस्तूरभाई लाल भाई, ठीक है, या फिर अमृत लाल हरगोविंद दास। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपके गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ये क्या थे, इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा यही जाने जाते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्लियर है। अच्छा अगर कोई पूछे कि फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर कौन है, फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे, आपके फर्स्ट आपके डिप्यूटी स्पीकर वो है M.A. अयंगर।
ठीक है। M.A. अयंगर फर्स्ट आपके डिप्यूटी स्पीकर है, और फर्स्ट स्पीकर अगर पूछा जाए तो वो आपके होंगे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको हम फादर ऑफ लोकसभा हम मानते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा एक चीज पहले बताइए कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ है। ये हम लोग ने पहले जो क्लास है उसमें डिस्कस किया था। तो अगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है पहले ध्यान दीजिएगा, लागू पूछ रहा है। लागू आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 में, और बन के कब तैयार हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया था? तो वो आपका था 26 नवंबर 1949 को, यही था। अच्छा, अब बोला है कि इस दिन तो लागू हुआ था, लेकिन इसके पहले जो देश का जो भी प्रशासन वगैरह जो चल रहा था वो कौन से एक्ट के हिसाब से चल रहा था? तो ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें, एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। 1935 का जो एक्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले तो इसमें है कि 321 यहाँ पे धाराएं थी, ठीक है, और 10 यहाँ पे शेड्यूल थे, ठीक है, 10 शेड्यूल थे। अच्छा, अभी हमने क्या देखा था 1919 में कि जो डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ किया गया था? द्वैध शासन, तो वो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो डायरकी इंट्रोड्यूस होता है वो आपका सेंट्रल लेवल पे होता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। और इस वाले एक्ट में क्या होता है कि जो डायरकी आपके जो प्रांत में यूज हुआ था, द्वैध शासन, इसको हम क्या कहते हैं? द्वैध शासन। तो जो द्वैध शासन अब सेंट्रल लेवल पे एस्टैब्लिश हो गया था, और जो प्रोविंसेस भी तो जो प्रांत में थे वहां से उसको समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हमें देखने के लिए मिलता है, एस्टैब्लिश हुआ था क्या? फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय का गठन भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आइडिया रखा गया था किसका? एस्टैब्लिश करने का आरबीआई का, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे ये रखा गया था। एक और चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था संघीय प्रांतीय, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और एक और है समवर्ती जो सूची है सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? 1935 के एक्ट में ही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म, ठीक है, द्विसदनात्मक वो इंट्रोड्यूस किया गया था 6 प्रोविंस में, 6 प्रांत में, आउट ऑफ 11 प्रोविंस, ठीक है, आउट ऑफ 11 प्रोविंस थे जिसमें किसी की 6 प्रोविंस में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये 6 प्रोविंस कौन कौन से थे ये भी देख लीजिए। एक था यूनाइटेड प्रोविंस, दूसरा बंगाल, जितने भी बड़े बड़े प्रोविंस थे उसमें हुआ था, मद्रास, असम था, ठीक है, बिहार और आपका बॉम्बे। क्लियर है? ये 6 प्रोविंसेस में यहाँ पे बाई कैमरलिज्म द्विसदनात्मक जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना, या फिर मौलिक अधिकार, या फिर मौलिक दायित्व। इनमें से PQR तीनों में से कौन सा जो हम USSR से, रशिया से हमने लिया हुआ है? तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, केवल PR,
केवल क्यू आर, पी क्यू आर सभी, या फिर केवल पी क्यू? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पी आर, मतलब कि पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार है ये हमें पता होना चाहिए कि ये यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया हुआ है। लेकिन जो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान हमने लिया है यूएसएसआर से। हमने क्या क्या लिया है? 5 ईयर प्लान लिया है। दूसरा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक दायित्व, मौलिक कर्तव्य दायित्व। उसके बाद और हमने क्या लिया है? तो और हमने जो 3 वर्ड हैं जो प्रीएम्बल में जोड़े गए हैं, कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये 3 वर्ड जो जोड़े गए हैं आपके प्रीएम्बल में, ये तीनों वर्ड हमने कहाँ से लिए हैं? ये यूएसएसआर से लिया हुआ है। अच्छा, 5 ईयर जो प्लान है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि रशिया में 1928 में एक व्यक्ति थे जो कि उनका नाम था जोसेफ स्टालिन। ठीक है, जोसेफ स्टालिन, उन्होंने ये सबसे पहले शुरुआत की थी यूएसएसआर में 1928 में। उसके बाद फिर हमने वहां से इसका कॉन्सेप्ट उठाया और अपने संविधान में जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पी हो जाएगा और आर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। ऑप्शन देखिए, पूरे भारत, चित्रकला परिषद, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, शांति निकेतन। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो हो जाएगा वो शांति निकेतन हो जाएंगे। शांति निकेतन के जो स्टूडेंट थे और एक और जो पर्सन का नाम आता है वो है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो हैं, और ये कहाँ, और इनके साथ विथ हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, विथ हिज स्टूडेंट्स, जो कि बंगाल से आए थे। ठीक है, बंगाल से आए थे, शांति निकेतन से। उन्होंने जो मूल रूप है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सजाया था, उसके पेजेस को। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन से संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शंस देखिए, इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था। अब यहाँ पे देखिए, ये कॉमन सेंस की भी चीज है यहाँ पे। अब देखिए, पहला तो ये वाला, चलिए ठीक है, पहले हम देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था। ये कभी हो सकता है? नहीं। किसके द्वारा चुना जाता है? जनता। आज भी पीएम को किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा ये चीज नहीं हुआ था। अच्छा, एक और चीज बताइए कि जो आपका जो ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसको कब अंगीकृत किया गया था? तो वो आपका किया गया था 22 जुलाई 1947 में, है कि नहीं? और ये तो हमने बात की है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है वो कब अडॉप्ट किया गया था? तो 24 जनवरी 1947। और अगर आपको याद हो, एक और मैंने इंपॉर्टेंट डेट बनाया था 22 जनवरी 1947 को। इस दिन क्या हुआ था बताइए आप? इस दिन हमने डिस्कस किया था पहली वाली क्लास में, क्या हुआ था? तो इस दिन क्या हुआ था कि जो हमारा उद्देश्य संकल्पना है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य संकल्पना, इसको हमने एक्सेप्टेड बाय किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, जो बाद में आगे चलकर यही प्रीएम्बल का रूप ले लेता है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, चौथी, दूसरी, पहली या फिर तीसरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका पहली अनुसूची में बताया गया है। पहली अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है? तो वो आपका उसमें क्या मेंशन है? तो 28 स्टेट के बारे में और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है ना।
और उसके बाद दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो ये आपका सैलरीज जो है उससे रिलेटेड है। तीसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो ये आपका शपथ वगैरह से रिलेटेड है कि जो भी लोग शपथ कैसे लेंगे, उनका क्या प्रोसीजर है, ये सब वगैरह के बारे में रिलेटेड है। और चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा के सीट के बारे में कि राज्य में और संघ राज्य में कितनी कैसे कैसे सीट एलोकेट होंगी, उसके बारे में चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्य को बनाने और बदलते कानून, सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7 या फिर अनुच्छेद 3। तो इसमें इसका जो सही आंसर जो क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा इसमें आर्टिकल जो 3 है वो है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अभी जैसे कि आपने देखा जैसे तेलंगाना नया बना था और जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे, वो सब किसके अंडर में आते हैं, तो वो आपके आर्टिकल 3 में ही आते हैं। आर्टिकल 3 ही ये डिसाइड करता है। और इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये पावर किसके पास है, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा स्टेट कैसे बटेगा, ये जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है। अगेन वही क्वेश्चन दिया है, देखिए कैसे घुमा के दिया है। ऑप्शंस देखिए, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 12 या फिर अनुच्छेद 9। तो इसमें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 3 अगेन यहाँ पे हो जाए, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या फिर दमन और दीव। तो यहाँ पे इसको ध्यान देने की बात है। देखिए ऑप्शन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका पुडुचेरी है। पुडुचेरी और दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। और अब है आपका जम्मू और कश्मीर में भी हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि हमें जो विधानसभा हमें 3 यूटीज में देखने के लिए मिलता है, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। विधान परिषद जो है आपका, विधान परिषद वो हमें किन किन राज्यों में देखने के लिए मिलता है, तो 6 राज्यों में हमें देखने के लिए मिलता है। कौन कौन से हैं, यूपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 राज्य हो गए। तो इन 6 में हमें विधान परिषद हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन देखिए, 16, 10, 12, 18। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, 12। अभी जो है प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। जो मूल रूप जो था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। ये आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और अभी फिलहाल में कितना है, 12 है। 4 जो हैं वो आपके बाद में जोड़े गए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन देखिए, नागालैंड, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो 6th शेड्यूल है ना, उसमें आपके जो 4 हैं, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कौन से, ATMM। ठीक है, कौन सा है, असम है, त्रिपुरा है। ठीक है, असम है, त्रिपुरा है, फिर मेघालय और फिर आता है आपका मिजोरम।
मिजोरम। ध्यान रखिएगा ये मणिपुर यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करता है, तो मणिपुर यहाँ पे नहीं है, मिजोरम हो जाएगा। तो कौन सा इसमें नहीं है, तो आपका नागालैंड सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सी अनुसूची का सही मेल नहीं है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित है। और 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है। चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए पहला जो 8वीं अनुसूची में है, क्या ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये है भाषा से, लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, ये कितने ऑफिशियल लैंग्वेज होने चाहिए, कितने लैंग्वेजेस हैं, तो 22 यहाँ पे हमारे लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, पहले जो थे वो 14 थे और 22 बाद में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को मैंने आपको बताया था कि जो मूल रूप था संविधान का वो वहां पे 8 ही अनुसूची थे, लेकिन 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो आपके 9वीं अनुसूची को जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1951 में हुआ था। उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि किससे रिलेटेड था, ये आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। ठीक है, 12वीं अनुसूची जो कह रहा है, 12वीं अनुसूची बिल्कुल नगर पालिकाओं से ही जुड़ा हुआ है। और ये कब आया था, तो 1992 में कौन सा संविधान संशोधन था, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची जो था वो आपका पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। पंचायती राज ये भी आपका 1992 में ही आया था। और ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अच्छा, नगर पालिका में कितना विषय के बारे में बताया गया है, तो इसमें जो है 18 विषय के बारे में डिस्कस किया गया है। और जो पंचायती राज है उसमें आपके यहाँ पे एक सेकेंड हाँ देखिए यहाँ पे कौन सा था, तो इसमें जो थे 29 सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट का मेंशन दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ। ओके, ये 74th है। ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लिखित किया गया है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के सीट किसमें मेंशन है, कौन सी अनुसूची में मेंशन है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो वो आपका इसमें ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, 6th, 5th या फिर 8th या फिर 4th वाले में। तो 4th वाले जो है वो आपका राज्यसभा सीट का एलोकेशन 4th अनुसूची में आपको दिया हुआ है। 8वीं किससे रिलेटेड है, तो वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया है। 6th में क्या था, 6th में आपका जो ATMM है वो उसके राज्य के बारे में दिया हुआ है ना, ट्राइबल एरियाज के बारे में। उसके बाद जो 5th है उसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया और उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 4th अनुसूची में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? ऑप्शन देखिए, बोडो, सिंधी, कोंकणी, कश्मीरी। अब यहाँ पे मैं इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ। देखिए पहले जो हमारे संविधान में था वो 14 लैंग्वेज थे। ठीक है, अभी जो फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में है वो कितने लैंग्वेज हैं, वो आपके 22 लैंग्वेज यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक, कैसे कैसे जुड़ा हुआ है ये भी देख लीजिए। देखिए एक तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जुड़ा हुआ है और ये कब हुआ था, 1967 में। ठीक है, उसके बाद था 71st
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका 1992 में हुआ था, और जो तीसरा है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि आपका 2003 में हुआ था। अब देखिए 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1967 में यहाँ पे सिंधी ऐड किया गया था, ठीक है, सिंधी ऐड किया गया था। जो दूसरा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पे आपको मणिपुरी देखने के लिए मिलता है, मणिपुरी जोड़ा गया, फिर कोंकणी जोड़ा गया, कोंकणी, और फिर क्या जोड़ा गया था, नेपाली जोड़ा गया था, ठीक है। अच्छा, 92nd जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके तहत क्या क्या जोड़ा गया था, तो यहाँ पे जोड़ा गया था बोडो, डोगरी भाषा, मैथिली, और फिर क्या जोड़ा गया था, संथाली, ठीक है, संथाली जोड़ा गया था। ये 4 भाषाएं जोड़े गए थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब आप आंसर अपना खोज सकते हैं। तो यहाँ पे जो कश्मीरी जो था वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था, 14 जो लैंग्वेज थे उसी में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 8वीं सूची में उल्लिखित थी, पहले से ही उल्लिखित थी ना, ये चीज बोल रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की डैश सूची में उल्लिखित है। क्या बोल रहा है, राज्य और केंद्र प्रदेश की सूची। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑप्शन देखिए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली। तो मैंने आपको पहला ही बताया था कि जो पहली अनुसूची है उसमें हमारे 28 स्टेट्स के बारे में और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में मेंशन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लिखित किया गया है, उल्लिखित किया गया है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है, ऑप्शन देखिए, तीसरी, दूसरी, चौथी या फिर पहली। तो यहाँ पे भी हमने अभी डिस्कस किया था कि शपथ और उसके बारे में किस में बताया जा रहा था, तो शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में आपको बताया गया है। अच्छा, शपथ से भी कुछ रिलेटेड यहाँ पे शपथ एक्सेप्शन भी है, किसके, शपथ के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है, किसके किसके हैं, तो वो आपके हो जाएंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद हो जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद हो जाते हैं गवर्नर। इनके शपथ के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है। अच्छा, प्रेसिडेंट के शपथ के बारे में किसमें बताया गया है, तो आपका जो आर्टिकल 60 है उसमें मेंशन है, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल 69 है उसमें मेंशन है, और उसके बाद गवर्नर के जो शपथ के बारे में है वो आर्टिकल आपका 159 जो है उसमें ये मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑप्शन बताइए। देखिए 395, 440, 415 या फिर 375। तो मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, और कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, है ना, 8 शेड्यूल थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 395 जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट PYQs। पहली वाली क्लास भी आप जरूर देखिएगा, उसमें भी हमने डिस्कशन इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया हुआ है। अच्छा, मैं भी ये भी आपको बता दूं कि इस क्लास की जो PDF होगी वो आपको अनूप क्लासरूम ऑफिशियल के टेलीग्राम पे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका कि लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट PYQ सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।